हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे। और ये मैथमेटिक्स वन का वीक वन का एक्टिविटी सॉल्यूशन पार्ट टू है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वीक वन की एक्टिविटी 1.1 से 1.6 तक कवर किया था। इसमें हम उसके आगे की एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी वाला वीडियो भी देख लिया होगा, जिससे आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.7। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20 टूक मैथमेटिक्स, 18 टूक स्टैटिस्टिक्स, 16 टूक इंग्लिश, 7 took mathematics and statistics, 7 took math and English, 9 took stat and English, and 3 took all of the three courses. How many students are not taking any three courses? Okay, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। चलिए एक बार हम लिख लेते हैं इसको। पहले ये कह रहा है कि इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, तो टोटल हमारा जो यूनिवर्सल साइज हो गया वो हो गया 40 स्टूडेंट का। 20 टूक मैथमेटिक्स, मैथ वाले हो गए 20। 18 टूक स्टैट्स, स्टैट्स हो गया 18। 16 टूक इंग्लिश, इंग्लिश के हो गया 16। फिर कह रहे 7 टूक मैथ एंड स्टैट्स, तो मैथ एंड यानी इंटरसेक्शन और स्टेट्स ये हो गया 7। 7 टूक मैथ एंड इंग्लिश, फिर मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश हो गया 7। एंड 9 टूक स्टैट्स एंड इंग्लिश, स्टैट्स एंड इंग्लिश हो गया 9। फिर एंड 3 टूक ऑल द थ्री कोर्सेज, एंड मैथ इंटरसेक्शन स्टैट्स इंटरसेक्शन इंग्लिश हो गया 3। सो इसको हम वेन डायग्राम में करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये एक मैथ, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक, ये मैथ, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक, और ये हमारा हो गया यूनिवर्सल साइज। तो पहले हम अंदर से शुरू करेंगे प्लेस करना। जो तीनों में कॉमन है वो है 3। ओके, तो मैथ, इंग्लिश और स्टैट्स तीनों में कॉमन है 3। फिर कह रहा है मैथ एंड स्टैट्स 7 है, तो मैथ एंड स्टैट्स जो है उसका जो इंटरसेक्शन है वो 7 है। तो यानी कि ये वाला सर्किल जो है वो 7 का है, इसमें 3 हो गया तो ये बच गया 4। मैथ एंड इंग्लिश में 7 है, मैथ और इंग्लिश यानी कि ये जो पार्ट है ये भी 7 है, तो इसमें जो 3 ये वाला पार्ट होगा इतना, तो ये वाला पार्ट भी हो गया 4। एंड स्टैट्स एंड इंग्लिश 9 है, स्टैट्स और इंग्लिश ये वाला जो पार्ट है वो 9 है, इसमें 3 इतना हो गया, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो हो जाएगा 6। स्टैट्स एंड इंग्लिश 9 है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 9। ओके, अब आगे आते हैं। ये कह रहा है कि मैथ में है टोटल 20, तो मैथ में देखिए कितने हो गए ऑलरेडी। 4 + 4 + 3, 4 4 8 3 11, और टोटल है 20, यानी कि 11 ये हो गया 20 और यानी 9 इधर आएंगे ओनली मैथ। स्टैट्स में 18, स्टैट्स में है 18, तो ये हो गया 4, 18 है तो माइनस कर देंगे, 4 3 7 और 6 13, तो इधर बच गया 5। 6 5 11, 3 14 4 18, ठीक है। इंग्लिश में है 16, तो 16 में से माइनस कर देंगे, क्या क्या हो गया 4 3 7 6, 4 3 7 6 13, तो इधर बच गया 3। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दिस 3 कोर्सेज, तो जो कुछ नहीं कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं वो इस एरिया में आएंगे। तो कितने स्टूडेंट हो गए टोटल, हम ऐड कर लेते हैं। 9, ये हो गया 9 + 4, ऐसे लिख लेते हैं बाहर, 9 + 4 + 3 + 4 + 3 6 and 5, 3
6 एंड 5, ये कितना हो गया? 9 4 13, 3 16, 4 20, 3 23, 23 और 6 29 एंड 5 34। तो 34 ये हो गया, तो इधर हो गया 40 माइनस 34 इज इक्वल टू 6। ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 30 पीपल लाइक्स एप्पल। ओके, 30 पीपल लाइक एप्पल, 45 people like oranges, 45 like oranges, and 20 people like both apple and oranges. Apple intersection oranges हो गया, 20 people like both. How many people like only one fruit? Okay, तो देखिए इधर बना लेते हैं एप्पल ऑरेंज, बोथ हो गया 20, तो एप्पल के हैं 30, तो यानी कि टोटल 30 है, तो 20 इधर हो गए तो बाकी बच गए 10। ऑरेंज के हैं 45, 20 इधर हो गए तो इधर हो गए 25। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन फ्रूट, तो ओनली एप्पल हो गया 10 एंड ओनली ऑरेंज हो गया 25, तो टोटल हो गया 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 35 प्ले फुटबॉल। ओके, क्रिकेट का हो गया 50, 35 प्ले फुटबॉल, फुटबॉल का हो गया 35, 14 प्ले बोथ, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल हो गया 14, एंड 9 प्ले नाइदर। अच्छा, जो नाइदर है वो 9 हो गए, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। चलो इसको वेन डायग्राम में प्लेस कर लेते हैं तो पता चलेगा। 9 बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा क्रिकेट, ये हो गया फुटबॉल, तो दोनों जो खेलते हैं वो है 14। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 14। ओके, और क्रिकेट में है 50, तो 50 में से 14 चला गया तो केवल क्रिकेट कितना आ गया 50 माइनस 14, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 36, ये 36 हो गया। और केवल फुटबॉल है 35, नहीं सर टोटल फुटबॉल 35 है, तो 35 माइनस 14 कॉमन है 14, तो ये हो जाएगा 5 आ गया, एक 3 में से क्या 21 हो गए केवल फुटबॉल। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो ऐड कर देंगे, कितना कितना ऐड करेंगे 36 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 9, 6 4 10, 1 11 9 20, 2 2 4 1 5 3 8, टोटल हो गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है एक ग्रुप ऑफ 25 पीपल आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट दियर 10 years ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ देम 9 सजेस्टेड टू गो टू गोवा। ओके, गोवा के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं 9, 8 सजेस्टेड टू गो टू बैंकॉक, बैंकॉक के लिए कर रहे हैं 8, एंड एक्स सजेस्टेड टू गो टू पौंडीचेरी, एक्स पौंडीचेरी के लिए एक्स है, पौंडीचेरी के लिए एक्स है, एंड 3 देम डिड नॉट सजेस्ट एनी प्लेसेस। ओके, एक्स्ट्रा हो गए 3 जो कहीं सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। कंसीडर ईच पर्सन सजेस्टेड ओनली वन प्लेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, हर आदमी ने एक ही प्लेस सजेस्ट किया है। ओके, तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 25 का ग्रुप है, तो इसमें कोई इंटरसेक्शन वाली बात है नहीं, सब अलग अलग है, तो सब ऐड कर लो, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, सबका एक ही प्लेस सजेस्ट किए हैं तो सबका अलग अलग सर्किल बनेगा, यानी 9 प्लस 8 17 एंड 3 20, और टोटल है 25, तो 25 माइनस 20 हो गया 5, तो 5 की वैल्यू होगी एक्स की। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। An advertising agency finds that of its 200 clients who use television or radio or both, 150 use television, how many use only radio। अच्छा, तो ऐसा है, सर्किल बना लो टीवी और रेडियो का, ये हो गया टीवी और ये हो गया रेडियो। तो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी फाइंड्स दैट ऑफ इट्स 200 क्लाइंट्स, 200 क्लाइंट्स का सर्वे है,
हु यूज टेलीविजन रेडियो और बोथ, जो या तो टेलीविजन यूज करते हैं या रेडियो यूज करते हैं या दोनों यूज करते हैं। 150 यूज टेलीविजन, तो 150 जो है वो टेलीविजन में है, यानी कि 150 वाला पार्ट कौन सा है, 150 वाला पार्ट हो गया ये टेलीविजन वाला पूरा। तो पूछ रहा हाउ मेनी यूज ओनली रेडियो, तो रेडियो वाला जो पार्ट बचेगा वो ये हो जाएगा। तो 200 में से 150 माइनस कर दो तो बचेगा 50 ओनली रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 खत्म होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.8। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 है let a is equal to 1,4 and b is equal to 2, 4, 6, 8. Which of the following is the Cartesian product of a and b? Cartesian product क्या होता है? Cartesian product होता है एक सेट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन। जैसे यहाँ पर 1,4 है तो 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 4 होगा, 1 के साथ 6 होगा, 1 के साथ 8 होगा, देन 4 के साथ 2, 4, 6, 8 सारे होंगे। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन है 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 6 है, 1 के साथ 8 है, 4 के साथ 1 है, 1 है, ये गलत है तो ये नहीं होगा। सेकेंड 1 के साथ 2 है, 4 है, 6 8 है, 4 के साथ 2, 4, 6 8 है, ये सही है। इसी तरीके से कोई ना कोई एलिमेंट गलत होगा, आप देख सकते हैं इसमें, और ये जा करके ये 2,4 है, ये इसलिए गलत है। 2,6 है, गलत है, पहला सही। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ सेट M कंटेन्स 4 एलिमेंट्स एंड सेट N कंटेन्स 3 एलिमेंट्स देन M क्रॉस N कितना एलिमेंट्स होगा? तो इसका 4 है, इसका 3 है, तो 4 क्रॉस 3 हो जाता है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है कि सपोज द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हैज 18 एलिमेंट्स, which of the following options may represent the number of elements A and B? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A and B की जो प्रोडक्ट होगा वो 18 होना चाहिए। ऐसे 3 and 9 27 नहीं होगा, 2 and 9 18 सही है, 9 and 9 81 ये नहीं होगा, 6 and 3 18 ये सही है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 होगा वो सही है। Which of the following statements are true कह रहा है? In a set order of elements is not important, सही है। A relation is a subset of Cartesian product, सही है। In each pair of Cartesian product order is not important, order important है। अगर आपने 2,1 लिखा, सपोज 2 हमारा A से है और 1 हमारा B से है, तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B, और हमारा अगर 1,2 लिखे हो तो ये हो जाएगा B क्रॉस A, और दोनों ये डिफरेंस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि B इज इक्वल टू अनिल, रामू, सूरा एंड G, ये बॉय हो गया, एक गर्ल हो गया, नेहा, कीर्ति, बी द सेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। रामू इज ब्रदर ऑफ नेहा, ओके, अनिल इज ब्रदर ऑफ कीर्ति, सूरज इज ब्रदर ऑफ नेहा एंड कीर्ति। लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर एज फॉलोज। ए बी यानी ये होगा ये ब्रदर और बॉयज, और ये गर्ल्स होगा, इज ए ब्रदर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आर? तो कह रहा है कि अनिल जो है रामू इज ब्रदर ऑफ नेहा, रामू इज ब्रदर ऑफ नेहा, ठीक है, ओके। अनिल इज ब्रदर ऑफ कीर्ति, अनिल इज ब्रदर ऑफ कीर्ति, ओके। एंड सूरज इज ब्रदर ऑफ नेहा एंड कीर्ति, और सूरज जो है दोनों का ब्रदर है। तो यानी कि ये दोनों जो हैं वो बहनें हो गई, यानी कि सारा जो है ये तीनों भाई हो गए और ये दोनों बहन हो गई। तो इन तीनों भाइयों का इन बहन के साथ रिलेशन है, तो हमें ऐसा रिलेशन बनाना है भाई और बहन का। तो भाई और बहन का रिलेशन बनाना है तो सारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाना है। अनिल के साथ नेहा, अनिल के साथ कीर्ति, रामू नेहा, रामू कीर्ति हो जाएगा, अनिल कीर्ति और अनिल नेहा, रामू नेहा, रामू कीर्ति, सूरज नेहा, सूरज कीर्ति, तीनों का सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि जो सूरज है वो दोनों का भाई है, यानी कि इसका मतलब क्या, ये दोनों बहनें हैं और इन दोनों भी आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है एस बी एस सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग बीटेक फर्स्ट ईयर एट IIT मद्रास
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर ए के साथ बी का जो रिलेशन है तो बी के साथ रिलेशन ए भी होना चाहिए। सेम रिलेशन में ए जैसे बी से रिलेटेड है वैसे बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। पहला कह रहा है कि ए इज यंगर देन बी। अगर ए यंगर देन बी है तो बी यंगर देन ए नहीं होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ए गॉट मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स कोर्स देन बी। अगर ए का मार्क्स ज्यादा है बी से तो बी का मार्क्स ए से ज्यादा नहीं होगा, सेम रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ए इज ए क्लासमेट ऑफ बी। अगर ए बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट होगा, तो ये सिमेट्रिक है। ए इज टॉलर देन बी। अगर ए टॉलर है तो बी भी टॉलर नहीं होगा, यानी ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस ए सेट। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है पार्टीशंस ए सेट। द स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। ओके, एन इक्विवेलेंट, तो ये जो चीज है एन इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन से सेट, ये लेक्चर में कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्लाइड में मेंशन था कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो पार्टीशन से सेट, आप देख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन से सेट। ओके, तो ये ऑलरेडी मेंशन था इसलिए ये लाइन सही है। बाकी तीनों लाइनें गलत हैं। एन इक्विवेलेंस क्लास इज सेम एज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली बी इन पेयर्स। तो ये पॉइंट तीनों गलत हैं। ये चीज़ मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था। थ्योरी मैंने जिस नोट से कवर किया था उसमें रिलेशन और फंक्शन का बाद में मुझे पता चला जो पार्ट है वो बड़ा ही लिमिटेड है, तो मैं रिलेशन और फंक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फिर ये पॉइंट सारे उसी के साथ क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको मैं अभी पॉइंट कवर कर दूंगा वीडियो, फिर आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.9 पे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन f है जो z टू z है, यानी इंटीगर से इंटीगर में है। इज ए फंक्शन डिफाइंड बाई ये है k क्यूब प्लस 4k माइनस 10। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट k इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा? तो k की जगह पर हम 4 रख देंगे, तो k क्यूब यानी 4 चौको 16 चौक को 64 प्लस 4k यानी 16 माइनस 10, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 70 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक फंक्शन है जो मॉड x प्लस 5 है एंड डोमेन जो है फंक्शन का वो है x बिलोंग्स टू r रियल नंबर सच दैट f ऑफ x आल्सो बिलोंग्स टू r। जो आपका फंक्शन की वैल्यू वो भी रियल नंबर है और x की वैल्यू भी रियल नंबर है, मतलब डोमेन भी हमारा रियल नंबर है और को डोमेन भी हमारा रियल नंबर है। विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू? डोमेन ऑफ f(x) इज रियल नंबर, ठीक है। रेंज ऑफ f(x) इज r। रेंज क्या होगा? रेंज देखिए क्या होगा, हमारा x जो है रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लेकिन हमारा जो f ऑफ x है ये इसमें हमारा x की मॉड वैल्यू ली गई है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो x की अगर -5 लोगे तो भी यही आएगा रिजल्ट, और 5 लोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। यानी x की दो वैल्यू के लिए x1 एंड x2 के लिए सेम रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तो रेंज क्या होगा? रेंज ये हो जाएगा कि जो मॉड x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0, तो अगर इसकी 0 होती है तो f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू होगी हो गई 5, तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 से लेके इन्फिनिटी तक ये रेंज होगी। तो कह रहे रेंज ऑफ एफ एक्स इज रियल नंबर, नहीं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज 5 से लेके इन्फिनिटी, नहीं, ये रेंज है 5 से लेके इन्फिनिटी तक, डोमेन इसका है रियल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड के अंदर में है x प्लस 4 एंड 4x माइनस 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू? ट्रू क्या है? कह रहा है f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन।
इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये हो गया कि एक्स के जो सारे एलिमेंट हैं वाई के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैप होने चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इंजेक्टिव है, ट्रू पूछ रहा है, इंजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हम इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², और जहाँ पे स्क्वायर आ गया वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये -1 का भी वैल्यू 1 देगा और 1 का भी वैल्यू 1 देगा। तो इसलिए x की 2 वैल्यू के लिए हमारा y का आगे जब हम पूरा करेंगे तो x की 2 वैल्यू के लिए हमारा y का 1 वैल्यू आ जाएगा, और ये इंजेक्टिव नहीं होगा। फिर इंजेक्टिव में डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए x के हर वैल्यू के लिए। कह रहा है सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। यानी सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव का मतलब कि y साइड में हमारा कोई एलिमेंट लेफ्ट ना जाए। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन हमारा क्या है? रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो आएगा ही नहीं। हमारा जो मॉड के अंदर वैल्यू, यानी कि अगर इसका मल्टीप्लीकेशन पूरा अगर 10 होगा तो 10 देगा, और -10 होगा तो भी 10 देगा। यानी ये तो मॉड वैल्यू है, तो पूरा रियल नंबर कवर ही नहीं कर रहा है। यानी कि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? गलत क्या है? रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का ही सबसेट होता है रेंज। कोडोमेन अगर -∞ से +∞ तक है तो हमारा रेंज आया था लास्ट क्वेश्चन में 5 से ∞, तो ये इसका सबसेट है, तो ये सही है। ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ये भी सही है। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, नहीं, एवरी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होता, लेकिन एवरी फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है, तो इसका उल्टा सही है, ये गलत है। कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ डोमेन। कोडोमेन जो होता है वो डोमेन का ही सबसेट होता है, ये सही है। फॉल्स पूछ रहा है, नहीं नहीं फॉल्स पूछ रहा है ना, तो ये मतलब कि वो है फॉल्स है, तो इस मतलब से फॉल्स है, तो ये सही हो जाएगा। कोडोमेन फंक्शन है सबसेट का, नहीं सबसेट ऑफ ए डोमेन। डोमेन का जरूरी नहीं है कोडोमेन आपका सबसेट हो, डोमेन का ये जरूरी नहीं है। कोडोमेन अलग चीज है, डोमेन अलग चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये हमारा अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, डोमेन हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा ये है -x+1, और हमारा जो डोमेन है x की वैल्यू हम नेचुरल नंबर लेते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन हम जब ये लेंगे तो हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका सबसेट है ही नहीं, तो हमारा कोडोमेन जो है वो डोमेन का सबसेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेन ऑफ f जो है वो x रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। विच आर द फॉलोइंग इज आर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है कि x के सारे एलिमेंट y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप हो। तो √10 - x है, तो अंडर रूट के अंदर में जो है कोई भी ऐसी वैल्यू, दो वैल्यू नहीं आएगी जिसका वैल्यू सेम हो, यानी कि अगर ये 4 का वैल्यू आएगा 2, तो 2 और फिर किसी का नहीं होगा, किसी और तरीके से 2 नहीं आ सकता अंडर रूट में, यानी x की हर वैल्यू के लिए y की डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो ये इंजेक्टिव होगा। फिर है 7x + 6/3x, ये भी इंजेक्टिव होगा क्योंकि सिंपल लाइनें हैं, सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये भी इंजेक्टिव होगा, अलग अलग वैल्यू देगा। 2x + 9 ये भी इंजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ x² आ जाएगा, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू देगा, इसलिए यह जो है इंजेक्टिव नहीं है, बाकी तीनों इंजेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो इंटीगर टू इंटीगर है, इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय ax + b, which are the following integer values of a and b is the given function bisective। अच्छा, a और b की क्या वैल्यू होंगे कि बाइजेक्टिव देंगे। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो। पहला कह रहा है a = 0, a को 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल b। अब x की कोई भी वैल्यू लो b ही आंसर देगा, तो ये तो इंजेक्टिव ही नहीं हुआ। इंजेक्टिव का मतलब कि अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है a की 2 वैल्यू है -1 और 1, और b की जो है इंटीगर वैल्यू है, तो यहाँ पर b हम इंटीगर वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू -1 या 1 पुट करेंगे,
या तो इस तरीके से हमें हमेशा एफ ऑफ वाई अलग मिलेगा, तो ये हमें बाइजेक्टिव आउटपुट देगा। बी की वैल्यू कुछ रख रहा है, ए जीरो कर रहा है, ए को जीरो करते ही बी पे डिपेंड होता है, ये बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, इंजेक्टिव ही नहीं होगा। इसी तरीके से अगला जो कह रहा है बी को जीरो कर दो और ए को इंटीगर ले लो, तो ए को कुछ भी ले लो, बी को जीरो कर देने से हमारा बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा? बाइजेक्टिव के लिए मतलब कि वो होना चाहिए, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों चाहिए। और हमारा इंटीगर तो इंटीगर है, इंटीगर में क्या आता है, माइनस से लेकर के माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि हमारा ए जो है वो इंटीगर है, ए इंटीगर है, यानी कि ए की वैल्यू माइनस में है, सपोज दैट ए की वैल्यू -1 है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो -1 आएगा, और हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो -1 आएगा एक्स की वैल्यू, और ए की वैल्यू अगर 1 लेते हैं और एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं तो भी हमारा -1 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की -1 एक ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि दोनों इंटीगर हो गए ना, ये भी इंटीगर है और ये भी इंटीगर है, एक्स भी इंटीगर है, डोमेन भी, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ये गलत है, एक ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमारा एक्टिविटी 1.9 खत्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 1.10। ओके